हेलो फ्रेंड्स, लॉ विज़ार्ड गुरु में एक बार आपका फिर से बहुत 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 स्वागत है। ठीक है, और आज एक बहुत ही हॉट टॉपिक के साथ, बहुत ही शानदार टॉपिक के साथ, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। ठीक है, कंपनी इनकॉर्पोरेट कैसे होती है। ठीक है, ये चैप्टर 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट है। चैप्टर 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 का चैप्टर नंबर 2 है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। इनकॉर्पोरेट कंपनी होती कैसे है वो चीज़ समझते हैं आज मेरे दोस्तों। ठीक है सर, कौन सी कंपनी के इनकॉर्पोरेशन की बात की जाए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कौन सी कंपनी के इनकॉर्पोरेशन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। क्योंकि कंपनीज तो कई तरह की होती है। 1 पर्सन कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी होती है, पब्लिक कंपनी होती है, सेक्टोरल कंपनीज होती हैं जैसे बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, प्रोड्यूसर्स कंपनी होती हैं। बहुत सारे लोग प्रोडक्शन का काम करते हैं, प्रोड्यूसर कंपनी होती है, निधि कंपनीज होती हैं, IFSC पब्लिक कंपनीज होती हैं। ठीक है, तो सर यहाँ पर सभी कंपनीज के इनकॉर्पोरेशन की बात की जाएगी। जब कंपनीज एक्ट 2013 आया था दोस्तों, तब केवल और केवल यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक कंपनीज के इनकॉर्पोरेशन की बात की जाती थी। 1 पर्सन कंपनी के इनकॉर्पोरेशन की बात अलग से की जाती थी। यहाँ पर प्राइवेट और पब्लिक कंपनी के इनकॉर्पोरेशन की बात की जाती थी। सेक्शन 8 के इनकॉर्पोरेशन की बात अलग से की जाती थी। बट अब अमेंडमेंट आए हैं, ह्यूज अमेंडमेंट आए हैं, जिसके कारण यहाँ पर सभी कंपनीज़ को इंक्लूड कर दिया गया है। आप किसी भी कंपनी खोलना चाहें, चाहे पब्लिक कंपनी, चाहे प्राइवेट कंपनी, चाहे 1 पर्सन कंपनी, चाहे आप सेक्टर से रिलेटेड सेक्टर स्पेसिफिक कंपनी, बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, प्रोड्यूसर कंपनी ही क्यों ना खोलना चाहें, आपको इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी से रिलेटेड प्रोविजंस को फॉलो करना पड़ेगा। यानी कि सेक्शन 7 ऑफ कंपनीज एक्ट को फॉलो करना पड़ेगा। ये सेक्शन 7 में प्रोसीजर दिया गया है फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। आगे देखते हैं, समझते हैं। आइए मेरे दोस्तों, क्या कहता है। यह कहता है 1 पर्सन कंपनी हो या प्राइवेट कंपनी हो, पब्लिक कंपनी हो, सेक्शन 8 कंपनी हो, प्रोड्यूसर कंपनी हो, IFSC कंपनी हो। ये देखिए, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, नया टॉपिक है, मोदी जी की देन है IFSC कंपनी। इसके लिए अलग से एक लेक्चर बना दूंगा, छोटा सा टॉपिक बना दूंगा, इसको पूरा समझा दूंगा वहाँ पर। निधि कंपनी हो या सेक्टर कंपनी हो। सेक्टोरल कंपनी कौन सी होती है? जो बैंकिंग कंपनी है या फिर जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, बैंकिंग कंपनी या फिर इंश्योरेंस कंपनी, वो जो सेक्टर स्पेसिफिक कंपनीज होती हैं, स्पेसिफिक सेक्टर से रिलेटेड कंपनी होती है। क्या यहाँ सर हमने एक नाम सुना है, जैसे आप पढ़ रहे होंगे CA में इंटर CS एग्जीक्यूटिव वगैरह, CS करने वाले फाइनल वाले जो भी बच्चे हैं, सर हमने एक नाम सुना है डोरमेंट कंपनी। सर ये क्या होता है डोरमेंट कंपनी? ये डोरमेंट कंपनी के रूप में कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं होती है। कोई कंपनी जब अपना बिजनेस करना बंद कर देती है ना, कोई कंपनी जब अपना बिजनेस करना बंद कर देती है तो उस कंपनी को स्टेटस दिया जाता है ROC के द्वारा कि आप डोरमेंट कंपनी हो। समझ में आई बात? यानी कि डोरमेंट कंपनी के रूप में कोई रजिस्टर्ड नहीं होता दोस्तों, डोरमेंट कंपनी एक स्टेटस है। ठीक है, तो वहाँ डोरमेंट कंपनी की यहाँ बात नहीं होगी। अच्छा सर, इनकॉर्पोरेशन के लिए प्रोसीजर क्या है वो बताइए सर। सबसे पहले आपको देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान से सुनना, समझना बहुत ध्यान से। सबसे पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा नेम रिजर्वेशन के लिए। अप्लाई फॉर नेम रिजर्वेशंस यूजिंग रन सर्विसेज। रन इसे रन के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है रिजर्व यूनिक नेम। ध्यान से समझिए। सबसे पहले दोस्तों, आप रिज़र्व यूनिक नेम के लिए अप्लाई कीजिए। यहाँ पर मैक्सिमम आपको 2 नामों के लिए आवेदन करना होगा। ये MCA के पोर्टल पर ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा, बहुत ही अच्छी बात है। मैक्सिमम 2 नेम्स कैन बी प्रपोज्ड एट ए कॉस्ट ऑफ ₹1000। अब समझिए सर, चाहे 1 नाम के लिए अप्लाई करें, चाहे 2 नाम के लिए अप्लाई करें, आपको कॉस्ट देनी पड़ती है ₹1000। ओके सर, 2 नाम के लिए क्यों अप्लाई किया जा रहा है? बात समझिए। मान लीजिए मैंने रिलायंस एजुकेशन लिमिटेड के लिए अप्लाई किया, तो MCA के पोर्टल पर ऑटोमेटिक चेक प्रोग्राम्स के थ्रू चेक होगा क्या इस कंपनी का नाम पहले से एग्जिस्ट है, अवेलेबल है। और यदि इस कंपनी का पहले से नाम एग्जिस्ट है तो फर्स्ट ट्रायल में आपका ये नाम रिजेक्ट हो जाएगा।
वैसे तो ये कंपनी का नाम पहले से एग्जिस्ट नहीं है, तो हो सकता है फर्स्ट ट्रायल में आपका अप्रूव हो जाए नाम, बट बाद में जब सेकंड ट्रायल में चेक किया जाएगा तो सेक्शन 4 ऑफ कंपनीज एक्ट हमने पढ़ा है, उसमें लिखा हुआ है कि आपका कंपनी का नाम टू नियरली रिजेंबल्ड विद द नेम ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी भी नहीं होना चाहिए, है ना। कंपनी, किसी एग्जिस्टिंग कंपनी के नाम पर भी आपकी कंपनी का नाम नहीं होना चाहिए और किसी एग्जिस्टिंग कंपनी के नाम से मिलता जुलता भी आपकी कंपनी का नाम नहीं होना चाहिए। तो ये टू नियरली रिजेंबल्ड में सेकंड चेक में रिजेक्ट हो सकता है, इसलिए दूसरा नाम भी देने के लिए आपसे कहा जाता है। तो मैंने दे दिया जैसे जेडी एजुकॉम प्राइवेट लिमिटेड या जेडी एजुकॉम लिमिटेड, जेडी एजुकॉम लिमिटेड। तो मान लीजिए ये फर्स्ट ट्रायल में रिजेक्ट हो गया और सेकंड ट्रायल में, फर्स्ट ट्रायल में एक्सेप्ट हो गया, सेकंड ट्रायल में रिजेक्ट हो गया, बट ये जो दूसरा नाम दिया था आपने वो आपको रिजर्वेशन देगा, आपको एक फ़ायदा देगा। इसीलिए कहते हैं रिजर्व कीजिए आप यूनिक नेम को, यानी कि इनकॉर्पोरेशन के लिए अप्लाई करने से पहले आप अपने नाम को सुरक्षित कर लीजिए कि ये नाम हमें आगामी अपनी कंपनी का रखना है। बहुत अच्छे दोस्तों, बहुत ही अच्छे। तो सर ठीक है सर, ये रिज़र्व क्यों बोला? ये रिज़र्व इसलिए बोला, इसे रिज़र्व यूनिक नेम इसलिए बोला क्योंकि ये केवल और केवल 20 दिनों के लिए रिज़र्व रहता है। सर मैक्सिमम 20 डेज़ के लिए नाम रिज़र्व रहता है एमसीए के पोर्टल पर, यानी कि उन 20 डेज़ के अंदर आपने कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के लिए अप्लाई कर लिया तो ठीक है, और यदि उन 20 डेज़ के अंदर इनकॉर्पोरेशन के लिए अप्लाई नहीं किया तो ये ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा, चाहे ये ट्रायल चेक में एक्सेप्ट और अप्रूव भी हो गया हो। ओके सर, बट मैं आगे बताऊंगा आपको, एक मौका और दिया जाता है। इनकॉर्पोरेशन के एप्लीकेशन के फॉर्म को सबमिट करने के साथ भी एक मौका दिया जाता है आपको कि आप नाम दे सकते हैं, यहाँ पर नेम रिजर्वेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसे उसके थर्ड स्टेप के साथ देखेंगे, सेकंड स्टेप के साथ देखेंगे, बट यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में क्या बोला, सबसे पहले आप नाम रिज़र्व करवा लीजिए इनकॉर्पोरेशन करवाने से पहले या इनकॉर्पोरेशन के लिए अप्लाई करने से पहले। कम ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 नाम दे सकते हैं, ठीक है। उन्हें चेक करवा लीजिए एमसीए के पोर्टल पर, क्या वो सही है, किसी कंपनी का नाम तो नहीं है एग्जिस्टिंग कंपनी का, या किसी भी एग्जिस्टिंग कंपनी के नाम से मिलता जुलता तो नहीं है। ओके सर, और ये रिज़र्व रहेगा मैक्सिमम 20 डेज़ से यदि आप नई कंपनी है तो, और यदि आप एग्जिस्टिंग कंपनी है, यदि आप एग्जिस्टिंग कंपनी और अपना नाम बदलना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं रन के थ्रू नेम के रिजर्वेशन के लिए, और वो नाम आपका 60 डेज़ तक रिज़र्व रहेगा। ये 60 डेज़ का भी लॉजिक इसलिए है क्योंकि जब आप कंपनी का नाम बदलना चाहते हैं ना सर, तो कंपनी को अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बदलाव करना होता है, और जब कंपनी अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बदलाव करना चाहती है तो कंपनी को अपनी जनरल मीटिंग कॉल करनी होती है, और जब कंपनी को जनरल मीटिंग कॉल करनी होती है तो 21 डेज़ का तो क्लियर डेज नोटिस ही देना पड़ता है, ठीक है। 21 डेज़ का तो क्लियर डेज नोटिस ही देना पड़ता है। तो सर यहाँ पर मैक्सिमम 60 डेज़ आपको दिए गए हैं क्योंकि जनरल मीटिंग का नोटिस ही मिनिमम 21 क्लियर डेज़ के लिए देना पड़ता है। ओके सर, रिज़र्व करवा सकते हैं मैक्सिमम 2 नाम के लिए। एप्लीकेशन के रिज़र्व इनकॉर्पोरेशन के लिए अप्लाई करने से पहले पहला काम हम कंपनी के नाम को रिज़र्व करवाने का करेंगे। मैक्सिमम 2 नाम हम रिज़र्व करवा सकते हैं रन सर्विसेज के थ्रू, यानी कि रिज़र्व यूनिक नेम सर्विसेज के थ्रू एमसीए के पोर्टल पर, और उसके लिए हमें 1000 रुपये की कॉस्ट देनी पड़ेगी। अब ये सुनिए, 1000 रुपये एक नाम के लिए या 2 नाम के लिए भी कन्फ्यूज़न रहता है। ये 2 नाम के लिए है, चाहे आप एक नाम दो चाहे 2 नाम दो, ये 1000 रुपये ही लगेगा, वन टाइम कॉस्ट है। ओके सर, अब ध्यान दीजिए, ये 20 डेज़ जो बोला है, ये 20 डेज़ बोला है, इस पर ध्यान दीजिएगा। ये 20 वर्किंग डेज़ नहीं बोला है। इसका मतलब चाहे बीच में कोई भी हॉलीडे आए, संडे आए, मंडे आए, दिवाली आए, होली आए, वो सब 20 डेज़ में शामिल होगा, उन्हें एक्सक्लूड करके नहीं देखा जाएगा। समझ में आई आपको बात? यानी कि आपने जब अप्लाई कर दिया 1 अक्टूबर को आपने अप्लाई किया, 10 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक दिवाली की छुट्टी आ गई, तो सर 20 अक्टूबर को ये एक्सपायर हो जाएगा, 24 अक्टूबर को नहीं होगा, क्योंकि वो 4 दिन दिवाली के इसमें शामिल किए जाएंगे, उन्हें अलग नहीं किया जाएगा। ओके सर, ये हुई बात हमारी अप्लाई फॉर नेम रिजर्वेशन के लिए थ्रू रन सर्विसेज। अब इसके बाद सेकंड पॉइंट करते हैं हम। आपको सबमिट करना पड़ेगा स्पाइस फॉर्म।
स्पाइस क्या होता है सर? ये स्पाइस कोई एक मसाला है क्या? नहीं, स्पाइस का नाम है सिंप्लीफाइड परफॉर्मा ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली। एस फॉर सिंप्लीफाइड, पी फॉर परफॉर्मा, आई फॉर इनकॉर्पोरेशन सी फॉर कंपनी, ई जो स्मॉल ई है इलेक्ट्रॉनिकली। स्पाइस मेरे साथ दोहराइए, सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली। जब आप कंपनी को इलेक्ट्रॉनिकली इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं तो एक सिंपलेस्ट परफॉर्मा दिया गया है आपको, उसके थ्रू आप अप्लाई कीजिए। और मेरे दोस्तों ये इतना सिंपल है, ये मोदी जी की देन है। बिकॉज ऑफ ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया, मोदी जी ने कंपनी खोलना बहुत आसान कर दिया है दोस्तों। मोदी जी का नाम लेते, मोदी जी की टोन भी आ रही है, देखो सर। ये स्पाइस फॉर्म इतना सिंपल क्यों बोला, इसको सिंप्लीफाइड क्यों है सर? ये बाहुबली फॉर्म है। ये क्या है? बाहुबली फॉर्म। 5 साल पहले एक पिक्चर आई थी ना, बाहुबली, जिसमें वो तीर चलाता था, एक तीर से 5 शिकार करता था, है ना? तो सर 5 ये शिकार, ये भी 5 करता है। देखिए, एक एप्लीकेशन फॉर्म आप सबमिट कीजिए 5 काम के लिए, 5 कामों के लिए। सबसे पहले उस फॉर्म का नाम क्या है? उस फॉर्म को आपको INC 32 में सबमिट करना पड़ेगा। फॉर्म का नाम है स्पाइस, सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली। एक तीर से 5 निशान है, INC 32 आपको सबमिट करना पड़ेगा, और ये विदिन 20 डेज ही सबमिट करना पड़ेगा नेम रिजर्वेशन से। इसे बाहुबली फॉर्म क्यों नाम दिया? ये 5 काम करता है। देखिए, ये फॉर्म एप्लीकेशन फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी के लिए काम करता है। सर आप कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के लिए इस फॉर्म के थ्रू अप्लाई कीजिए, बहुत ही अच्छा। सर कंपनी का इनकॉर्पोरेशन आप इसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, नेम रिजर्वेशन के लिए, यदि आप ऊपर नाम रिजर्वेशन के लिए 1000 रुपये नहीं देना चाहते सर, हम नेम रिजर्वेशन के लिए 1000 रुपये नहीं देना चाहते सर, तो हम डायरेक्ट ही स्पाइस के साथ नेम रिज़र्व करवा सकते हैं। बट यहाँ पर रिस्क है, यहाँ पर आप एक ही नाम दे सकते हैं, यहाँ पर आप एक ही नाम दे सकते हैं, एक बार में 2 नाम नहीं दे सकते। और एक नाम आपका रिजेक्ट हो गया ना दोस्तों, तो फिर आपको एक मौका और दिया जाएगा, फिर आपको 0 से स्पाइस फॉर्म वापस से सबमिट करना पड़ेगा। अब सुनिए ना, आप 1000 रुपये बचाना चाह रहे हैं, बढ़िया बुद्धि लगा रहे हैं, दोबारा स्पाइस फॉर्म INC 32 सबमिट करेंगे। अब स्पाइस फॉर्म INC 32 के साथ CS CMA के सर्टिफिकेशन की भी ज़रूरत होती है, CMA के अटेस्टेशन की भी ज़रूरत होती है। CMA सर डिक्लेरेशन देते हैं, उसमें अटेस्टेशन देते हैं कि ये जो फॉर्म सबमिट किए गए हैं वो ट्रू एंड फेयर हैं और बिल्कुल लॉ के कंप्लायंस को फुलफ़िल करते हैं। वो देते हैं INC 8 के अंदर अपनी डिक्लेरेशन। तो मेरी बात सुनिए, जब आप INC 32 सबमिट करवा रहे हैं और यहाँ पर नाम दे रहे हैं, रन के थ्रू आपने अप्लाई नहीं किया, 1000 रुपये बचा लिए बढ़िया बुद्धि लगाकर। अब आपने यहाँ पर जो नाम दिया वो रिजेक्ट हो गया मेरे दोस्तों, तो INC 32 वापस सबमिट करना पड़ेगा। पहले तो आपने CA को फ़ीस दी कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के फॉर्म को सबमिट करने के लिए, सारे कंप्लायंस करवाने के लिए। CA ने आपको CS या CMA जो भी हैं प्रोफेशनल आप जिनके पास गए थे, उन्होंने आपको टोका भी था कि सर आप रन के थ्रू नाम अप्लाई करवा लीजिए, रिस्क है यहाँ पर, एक नाम के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, यदि ये रिजेक्ट हो गया तो वापस से रिसबमिट करना पड़ेगा सर, और वापस से पूरा खेल करना पड़ेगा, पूरी कहानी वापस से दोहरानी पड़ेगी सर, और फीस भी दोबारा लूँगा सर मैं। नहीं माने साहब 1000 रुपये के बिल्कुल हो जाएगा, अप्रूव हो जाएगा नाम, ठीक है आप तो सबमिट कीजिए। सबमिट करवा लिया साहब, रिजेक्ट हो गया नाम, ठीक है, मिलता जुलता था या टू नियरली रिजेंबल था किसी एग्जिस्टिंग कंपनी के नाम से, आपका नाम किसी एग्जिस्टिंग कंपनी के नाम से मिलता जुलता था या टू नियरली रिजेंबल था, और आपने उसको सबमिट करवा दिया सर CA साहब या CS साहब या CMA के अप्रूवल के द्वारा INC 8 में। ओके, एडवोकेट भी करता है अप्रूवल, ठीक है, वो भी कर सकता है INC 8 में। फिर आपका नाम रिजेक्ट हो गया सर INC 30, फिर आप रोते रोते गए सर वो तो रिजेक्ट हो गया, मैंने तो कहा था सर आपसे कि वो रिजेक्ट हो जाएगा। हाँ, आपने 1000 रुपये बचाने के चक्कर में, अब मैंने तो 5000 रुपये आपसे लिए थे, 5000 रुपीज़ लिए थे, 5000 रुपीज़ वापस लूँगा सर, मेरा भी समय लगता है, ठीक है। मैंने आपको पहले ही कंसल्टेंसी दे दी थी, समझा दिया था कि रन के थ्रू आप अप्लाई करवा लीजिए, रिज़र्व करवा लीजिए, बाद में दिक्कत नहीं आएगी, पहले ही सेफ़ और सिक्योर हो जाइए। नहीं माने आप, ठीक है कोई बात नहीं, अब हम क्या कर सकते हैं सर।
तो सर यहाँ पर रिजर्व फॉर नेम रिजर्वेशन का एक ऑप्शन आपको दिया जाता है। जो बढ़िया बुद्धि लगाना चाहते हैं, रन के थ्रू नाम अप्लाई नहीं करना चाहते, डायरेक्ट INC 32 स्पाइस फॉर्म के साथ ही हम तो नाम रिजर्व करवाएंगे, वहीं पर ही नेम मेंशन करेंगे कंपनी का, ठीक है। तो आप वो यहाँ पर कर सकते हैं, ये दूसरा ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन क्या था, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं INC 32 स्पाइस फॉर्म में, सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली। आई लव दिस टीचिंग, मुझे टॉपिक पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है दोस्तों। तीसरा, अच्छा एक बात बता दूं, नेम रिजर्वेशन के लिए पहले एक फॉर्म चलता था सर कंपनी से 2013 में, हाँ बिल्कुल, INC 1, क्या नाम था उसका, INC 1। अब नेम रिजर्वेशन के लिए अलग से फॉर्म की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब INC 32 के साथ ही आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने ये लिख कर काट रखा है, नेम रिजर्वेशन के लिए INC 1 की ज़रूरत अब नहीं है। ओके सर। अच्छा, तीसरा काम क्या होता है सर, 2 निशान हो गए, तीसरा बताइए सर। पैन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं INC 32 में। सर इनकम टैक्स बिजनेस कर रहे हैं आप, बिजनेसमैन बनने जा रहे हैं आप, तो पैन तो चाहिएगा ना सर आपको, 10 नंबर भी चाहिएगा, टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, और परमानेंट नंबर आपको चाहिएगा, पैन नंबर चाहिएगा। सर पैन नंबर के लिए आपको इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर सेक्शन 49A के अंदर अप्लाई करना पड़ता था, तब जब आके आपको पैन मिलता था। ओके, पर यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर के साथ मिलकर काम कर रहा है, पहली बार इतिहास में। ओके, आपको दर दर की ठोकरें खाने की ज़रूरत नहीं है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के को अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। पैन के लिए, 10 के लिए अप्लाई करना पड़ता था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सेक्शन 94B के अंदर। तो सर 94A 94B के अंदर अलग से एप्लीकेशन के थ्रू आपको पैन और 10 अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। आप INC 32 के अंदर ही पैन और 10 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छा काम हुआ ये। तो सर 4 काम आप INC 32 के साथ मैंने बता दिया आपको। पहला, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के लिए एक एप्लीकेशन है। दूसरा, नेम रिजर्वेशन आप इसके थ्रू करा सकते हैं। तीसरा, पैन के लिए आप इसके यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और चौथा मैंने बताया आपको, 10 के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके सर, मैक्सिमम 3 दिन के लिए भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। दिन क्या होता है सर, दिन क्या होता है, सेक्शन 153 से लेकर सेक्शन 159 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर डिन से रिलेटेड प्रोविज़न दिए गए हैं। सर डिन होता क्या है, किसी भी कंपनी में एक डायरेक्टर को काम करने के लिए डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो एक डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर उसे ऑब्टेन करना होता है। तो सर यहाँ पर आप बात सुनिए, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर के लिए DIR 3 फॉर्म अलग से फाइल करना होता है। यदि कंपनी एग्जिस्टिंग कंपनी है और उसमें मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूं किसी एक एग्जिस्टिंग कंपनी में जो पहले से ही इनकॉर्पोरेटेड है, तो मुझे DIR 3 फाइल करना पड़ेगा। ओके सर, करना ही पड़ेगा, ध्यान से समझना इस प्रोविज़न को, इस पर क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा, यदि एक कंपनी इनकॉर्पोरेट होने जा रही है जैसे कि यहाँ पर, तो वहाँ पर डिन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं INC 32 फॉर्म के अंदर ही, यानी स्पाइस फॉर्म के अंदर ही। ये मसाला है, उसका तड़का है सर, बट केवल और केवल मैक्सिमम 3 दिन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए सर, डिन आपके पास नहीं है ना, तो कंपनी में डायरेक्टर आप बन नहीं सकते, डिन होना ज़रूरी है। तो डिन के लिए अप्लाई करना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो सारा आप अलग से अप्लाई मत कीजिए। यदि नई नई कंपनी बनने जा रही है और उसमें आप डायरेक्टर बनने जा रहे हैं, तो 3 जने जो डायरेक्टर बनने जा रहे हैं मैक्सिमम 3 दिन के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सर एग्जांपल लीजिए, क्लियर कीजिए, समझाइए सर और अच्छे से। बिल्कुल समझाऊंगा दोस्त। जैसे एक कंपनी बनने जा रही है इनकॉर्पोरेट, JD एजुकॉम प्राइवेट लिमिटेड, आपके दोस्त की, आपके भाई की कंपनी, उसमें 5 डायरेक्टर बनने जाएंगे। उसमें 5 डायरेक्टर के साथ वो इनकॉर्पोरेट होगी। हम 5 डायरेक्टर बनना चाहते हैं उसमें। तो सर डायरेक्टर तो बन नहीं सकते किसी कंपनी में जब तक डिन ना हो, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर ना हो हमारे पास। तो हम में से 3 जने मैक्सिमम डिन के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास डिन नंबर आ जाएगा और मान लिया जाएगा कि हम कंपनी के डायरेक्टर हैं।
या डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होल्ड करते हैं। ओके सर, बाकी बचे जो 2 डायरेक्टर हैं ना दोस्तों, वो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के बाद, यानी कि जब कंपनी को इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिल गया, कंपनी के बिजनेस कमेंस होने के बाद, इनकॉर्पोरेशन के बाद, वो डिन के लिए अप्लाई करेंगे। जब उन्हें डिन मिल जाएगा, वो डिन कंपनी को सबमिट कर देंगे। फिर वो डिन कंपनी को सबमिट कर देंगे, कंपनी का डिन आरओसी को सबमिट होगा, फिर वो कंपनी में डायरेक्टर बनेंगे भैया अधिकृत रूप से। तो सर मैक्सिमम 3 लोग, तो सर 12 जने डायरेक्टर बनना चाहते हैं हम, तो मेरे दोस्तों 3 यहाँ पर अप्लाई कर दो, 3 यहाँ पर अप्लाई कर दो, बाकी 9 जने कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के बाद अप्लाई कर लेना। सर 12 में से 6 जनों के पास पहले से ही डिन है। अच्छा, पहले से कैसे हो सकता है? क्या एक बंदा दूसरी कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकता? यदि एक बंदा दूसरी कंपनी में भी डायरेक्टर है पहले से, समझ रहे हैं मेरी बात, समझ रहे हैं मेरे दोस्तों, समझ रहे हैं ना? 6 जने जिनके पास पहले से ही डिन है, कंपनी में 12 जने डायरेक्टर बनना चाहते हैं, ये नई कंपनी में जो इनकॉर्पोरेट होने जा रही है, उसमें 6 के पास पहले से ही डिन है। कैसे सर? क्योंकि वो किसी और कंपनी में पहले से ही डायरेक्टर है, एग्जिस्टिंग कंपनी में पहले से ही डायरेक्टर है, तो ऑब्वियसली उनके पास डिन होगा, तभी वो डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे हैं ना मेरे दोस्तों। ओके, डन। तो सर यहाँ पर उन्हें डिन लेने की ज़रूरत है क्या? यहाँ डिन के लिए अप्लाई करने की? नहीं, ऑब्वियसली नहीं। इंडिविजुअल के पास एक ही डिन होता है, एक से ज़्यादा डिन हो नहीं सकता। एक से ज़्यादा डिन हो तो उसे सरेंडर करना पड़ता है। सेक्शन 153 से लेकर 159 के अंदर ये प्रोविज़न दिए हुए हैं। अलग से लेक्चर बना दूंगा दोस्तों, बिल्कुल बना दूंगा। डिमांड तो करो, कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो जो डिमांड चाहिए तुम्हें, जिस टॉपिक पर तुम्हें इंटरप्रिटेशन चाहिए, क्लियरिटी चाहिए कंपनी लॉ जीएसटी में, मैं डालूंगा बिल्कुल। तो सर 6 के पास पहले से डिन है, तो वो तो डिन होल्ड करते हैं, वो तो डायरेक्टली डायरेक्टर बन सकते हैं इस कंपनी में, बिल्कुल बन सकते हैं। बाकी बचे 6 जने, अब उन 6 में से जो कभी किसी में डायरेक्टर नहीं थे, किसी भी कंपनी में डायरेक्टर नहीं थे, उनमें से 3 जने यहाँ पर अप्लाई कर लीजिए डिन के लिए। मैक्सिमम 3 व्यक्ति, यहाँ 3 डायरेक्टर नहीं लिखा मैंने, 3 डिन लिखा है, और एक इंडिविजुअल एक ही डिन होल्ड करता है, इसलिए मैक्सिमम 3 जने जो कभी किसी कंपनी में डायरेक्टर नहीं रहे, वो यहाँ पर डिन के लिए अप्लाई कर सकते हैं कंपनी के इनकॉर्पोरेशन फॉर्म के साथ। सोचो मेरे दोस्तों, बहुत आप हल्के में ले रहे हो, बहुत ज़बरदस्त प्रोविज़न है ये, ज़बरदस्त प्रोविज़न लाए हैं यहाँ पर मोदी सरकार ने। INC 32 बाहुबली फॉर्म, इतने बड़े बड़े काम सर, इसके लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ती थी, आप समझ नहीं रहे। हाँ, नेम रिजर्वेशन के लिए INC 1 अलग जमा करना पड़ता था, इनकॉर्पोरेशन के लिए अलग फॉर्म होता था, कंपनी का, प्राइवेट कंपनी का, पब्लिक कंपनी का INC 7 में अप्लाई करना पड़ता था, 1% कंपनी को INC 2 में अप्लाई करना पड़ता था। अब सर किसी को कहीं अलग अलग दर दर की ठोकरें खाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पर आप अप्लाई कर सकते हो। नेम रिजर्वेशन के लिए INC 1 में ज़रूरत नहीं है, अब यहाँ अप्लाई कर दो। पैन के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में 49A जब सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर अप्लाई कर दो ना, 49A की ज़रूरत नहीं। 10 के लिए ज़रूरत नहीं है, 10 के लिए 49B में इनकम टैक्स एक्ट 1961 में अप्लाई करना था, ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर अप्लाई कर दो। मैक्सिमम 3 डायरेक्टर्स के लिए यहाँ अप्लाई कर दो, और बाकी बचे जो डायरेक्टर हैं ना, वो DIR 3 फाइल कर देना भैया कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के बाद। यार तालियां हो जाए इसके लिए, बहुत ज़बरदस्त फॉर्म है सर ये, स्पाइस फॉर्म, बिल्कुल तड़का है ये। INC 32 एक तीर से 5 निशाने, बाहुबली फॉर्म। जैसे मोदी जी बाहुबली जैसे काम करते हैं ना भाई, कितना ही क्रिटिसाइज़ करो यार, काम तो करता है बंदा, है ना। ज़बरदस्त, बिकॉज ऑफ ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया, बिजनेस डूइंग को कितना सिंप्लीफाइड कर दिया यार, देखो आप। हाँ, एक ही एप्लीकेशन से 5-5 काम कर पा रहे हो आप, बहुत ही अच्छे। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। सर अब आपको स्पाइस फॉर्म के साथ 2 स्टेप हो चुकी है, अभी बाकी है पिक्चर। आइए, थोड़ा सा बड़ा लेक्चर हो जाएगा, बने रहना मेरे दोस्तों साथ में, पूरा समझ में आएगा। बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, गारंटी देता हूँ बिल्कुल, मतलब अंदर घुस जाएगा प्रोविज़न इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी का, पूरा सुन के जाना। आपको अटैच करना पड़ेगा EMOA INC 33 के अंदर, EAOA INC 34। ये सर कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हो आप? अरे लैंग्वेज नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, EMOA
इलेक्ट्रॉनिक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये फॉर्म भी तो इलेक्ट्रॉनिकली, ये कोई आपको भर के जमा थोड़ी करना है, ये पोर्टल पर, एमसीए के पोर्टल पर ये सबमिट होगा। यस, एमसी के पोर्टल पर ही ये फॉर्म सबमिट होगा INC 32। तो उसके साथ इलेक्ट्रॉनिकली मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, देखिए जब कंपनी का इनकॉर्पोरेशन के लिए आप अप्लाई करते हैं तो आपको कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी सबमिट करना पड़ता है, कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी सबमिट करना पड़ता है, कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी सबमिट करना पड़ता है, कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी सबमिट करना पड़ता है। कंपनीज एक्ट के सेक्शन 4 और सेक्शन 5 में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की बातें की गई है। यदि किसी को चाहिए, समझना है, कमेंट कर देना दोस्तों, डिमांड करो, बंदा हाजिर है बंदा। तो सर EMOA यानी कि MOA भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, जिसका फॉर्म होगा INC 33, और AOA यानी कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इलेक्ट्रॉनिकली आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन फॉर्म INC 34 में अप्लाई करना पड़ेगा। ओके सर, बट ये बात कही गई है इफ़ कंपनी इज़ हैविंग अप टू 7 सब्सक्राइबर, यदि कंपनी के पास 7 जने हैं, केवल 7 ही जने हैं सब्सक्राइबर के फॉर्म में, 7 जनों के साथ ही कंपनी इनकॉर्पोरेट होने जा रही है, मैक्सिमम 7 जने, तो EMOA और EOA फाइल करना पड़ता है। यदि 7 से ज़्यादा है ना, यदि 7 से ज़्यादा है ना सब्सक्राइबर आपके, 8, 10, 15, 20 जनों, कितने भी जनों के साथ आप कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, पर ध्यान देना प्राइवेट कंपनी के लिए मिनिमम कितने जने बोले हैं, 2 जने, 2 मेंबर, पब्लिक कंपनी के लिए मिनिमम 3 मेंबर, मिनिमम 7 मेंबर। ओके, तो मान लीजिए पब्लिक कंपनी आप खोलने जा रहे हैं, ठीक है, तो 7 सब्सक्राइबर तो चाहिए आपको, तो मैक्सिमम 7 सब्सक्राइबर के लिए तो आप EMOA फाइल कर दीजिए और EOA फाइल कर दीजिए। E मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आर्टिकल INC 33, E आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन INC 34। सर होते क्या है ये, सर आप कॉमर्स के स्टूडेंट तो जानते होंगे यार, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी के खुद के विधान होते हैं, है ना, खुद का लेजिस्लेचर होता है, ठीक है, जिसकी लिमिट से बाहर वो जाके काम नहीं करती, ठीक है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी के अंतर नियम होते हैं जिनके अंदर ही रहकर वो काम कर सकती है, ठीक है। तो पर 7 सब्सक्राइबर के लिए ये एप्लीकेबिलिटी है। 7 से ज़्यादा यदि आपके सब्सक्राइबर है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म सबमिट कर दीजिए, फिज़िकल MOA और फिज़िकल AOA की कॉपी आपको अटैच करनी पड़ेगी, उसके साथ स्कैन करके अटैच कर देना। यदि 7 से ज़्यादा सब्सक्राइबर है तो MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की कॉपी स्कैन करके अटैच कर दीजिएगा, जमा कर दीजिएगा। ओके सर, अब ये 3 पॉइंट आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। उसके बाद 4th पॉइंट से और चालू करते हैं। 10 मिनट का लेक्चर हो रहा है, फटाफट समझ में आएगा, ठीक है। स्कैन कर लो इसको। अब देखो पॉइंट 4, 5, 6, 7 यहाँ मैंने ड्रॉ कर दिए हैं, 3 पॉइंट हो रहे हैं बस इसके बाद, है ना। 4, 5, 6 और 7 पहले समझ लो, फिर आप इसको ड्रॉ कर लेना, उतार लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना, रिवाइज कर लेना, वापस समझ लेना। 3 स्टेप मैंने समझा दिया आपको। 4th स्टेप क्या कहता था वो भी मैंने समझा दिया आपको। यदि 7 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं आपके तो फिज़िकल MOA और फिज़िकल AOA आप प्रिपेयर कर दीजिए, स्कैन कर दीजिए और उसे अटैच कर दीजिए INC 32 के साथ। 5th पॉइंट क्या कहता है, आपको मैंडेटरीली अटैच करना पड़ेगा अजाइल INC 35। ये क्या सर, ये क्या है, ये भी एक और फॉर्म है। INC 32 के साथ अजाइल INC 35 आपको मैंडेटरीली अटैच करना है। सर ये अजाइल क्या है, जैसे दूध की शक्तियों को बॉर्नविटा बढ़ाता है ना। हमारे गुरुजी हैं, सर हैं, वो भी जिनसे मैं पढ़ा हूँ, वो बोलते हैं दूध की शक्तियों को जैसे बॉर्नविटा बढ़ाता है वैसे INC 32 की शक्तियों को अजाइल बढ़ाता है। तो अजाइल INC 35 फॉर्म है क्या सर? देखिए अब डिपार्टमेंट ने हद कर दी यहाँ पर फुल फॉर्म की। अजाइल जो बनाया ना, देखा A फॉर एप्लीकेशन, ये जो मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं ना, ये कीवर्ड्स हैं, इन्हें उठाकर ये अजाइल बना है। इसका फुल फॉर्म नीचे दिया हुआ है, एप्लीकेशन फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी कि GSTIN गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑब्टेन करने के लिए आपको अप्लाई करना है। पहले भैया GST आइडेंटिफिकेशन नंबर लेने के लिए GST के लिए पहले अलग से अप्लाई करना पड़ता था, आवेदन करना पड़ता था। पर जब आप कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं
तो आप अलग से मत दर दर की ठोकरें खाइए। आप यहाँ पर जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के लिए, जीएसटी में आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑब्टेन करने के लिए यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए। अजाइल फॉर्म INC 35 अटैच कर दीजिए INC 32 के साथ, और उसी में फिल कर दीजिए ये डिटेल आप इलेक्ट्रॉनिकली। दूसरा काम क्या है सर ये तो A और G हुआ, AGI बच रहा है। I4 मेरे दोस्तों, I4 है यहाँ पर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। I4 है इंश्योरेंस एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन रजिस्ट्रेशन, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन रजिस्ट्रेशन। देखिए कंपनी है तो एम्प्लॉयज़ भी रखेंगे, ठीक है, तो एम्प्लॉयज़ के इंश्योरेंस के लिए भी आपको अप्लाई करना पड़ता है, एम्प्लॉयज़ के इंश्योरेंस के लिए भी आपको अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। पहले मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, पहले मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के थ्रू वहाँ पर अप्लाई करना पड़ता था, काफ़ी समय लग जाता था। अब यहाँ पर मोदी जी ने आपके समय को बचा दिया, है ना। आपके एम्प्लॉय के इंश्योरेंस के लिए आप एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में रजिस्ट्रेशन के लिए अजाइल फॉर्म INC 35 के साथ अप्लाई कर दीजिए और अटैच कर दीजिए INC 32 के साथ। और एक और काम अजाइल INC 35 करता है, जैसे INC 32 5 काम करता था ना, वैसे अजाइल 35 INC 35 3 काम करता है। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन चाहिए आपको, कंपनी खोलना चाहते हैं, आइए यहीं अप्लाई कर दीजिए, जीएसटी डिपार्टमेंट में मत जाइए, ठीक है। आपके एम्प्लॉय होंगे, एम्प्लॉय का इंश्योरेंस करवाना पड़ता है आपको। हाँ सर एम्प्लॉय इंश्योरेंस करवाना पड़ता है, तो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है। हाँ सर, तो यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए। तीसरा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशंस, EPFO नाम सुना है, प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी फंड। हाँ सर, उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है। हाँ, अजाइल में ही अप्लाई कर दीजिए। सर एक बार फिर से बताइए, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन चाहिए या ESIO का रजिस्ट्रेशन चाहिए, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन में रजिस्ट्रेशन चाहिए, अपने एम्प्लॉय का इंश्योरेंस करवाना है आपको, या एम्प्लॉय के प्रोविडेंट फंड का रजिस्ट्रेशन कराना है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, PF जमा करते हैं ना आप, तो प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में ही तो जमा होता है वो, तो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन की आपको ज़रूरत है। तो ये 3 काम आप कर सकते हैं। अजाइल INC 35 को आप अटैच कर दीजिए INC 32 के साथ। ओके मेरे दोस्तों, सर एक बार फुल फॉर्म डिस्क्राइब कर दीजिए, अंडरलाइन को पढ़ लीजिए। A फॉर एप्लीकेशन, G फॉर गुड्स, G फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, I फॉर इंश्योरेंस किसका, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन रजिस्ट्रेशन। L क्या है सर, ये L क्या है, ये L, ये प्लस का L यहाँ पर डिपार्टमेंट ने लिया है, प्लस, ठीक है। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, मैं जिस शब्द पे जोड़ दूँ समझिए वही शब्द यहाँ पर लिया है, इंश्योरेंस कॉरपोरेशन प्लस L यहाँ पर लिया है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पर L लिया गया है, यहाँ पर जो लास्ट E है वो E इसका है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। तो मोटा मोटी याद रखिए, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, ESIO रजिस्ट्रेशन या एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, 5 काम तो वहाँ हो गए। और 5 ही क्यों, आप सोचिए ना, यदि 3 डायरेक्टर हैं तो 4 और 3 7 काम तो वहीं हो गए। 3 डायरेक्टर के लिए 3 दिन की एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ती, और 3 काम यहाँ हो गए सर। सोचिए, नेम रिजर्वेशन के लिए भी यहीं पर अप्लाई कर दीजिए, सब कुछ सारा काम यहीं हो गया। आगे बढ़िए, आपको अटैच करना पड़ेगा, मैंने बताया था ना आपको, INC 8 फॉर्म में, CA हो या CS हो, CMA हो या एडवोकेट हो इन प्रैक्टिस, ऑब्वियसली CA CS CMA इन प्रैक्टिस या एडवोकेट इन प्रैक्टिस, वो INC 8 फॉर्म देंगे। 8 फॉर्म में डिक्लेरेशन देंगे कि कंपनी जो है वो कंपनीज़ एक्ट 2013 के रूल्स और रेगुलेशंस का पूरी तरह से कंप्लायंस कर इनकॉर्पोरेट होने जा रही है। तो सर वाइडर स्कोप है आप लोगों का। देखिए प्रोफेशनल, यदि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, CA हैं, CS है, CMA हैं, या करने जा रहे हैं, या आप स्टूडेंट्स हैं उसके, तो सर सोचिए आपका कितना बड़ा स्कोप है यहाँ पर। आपका डिक्लेरेशन जब तक INC 8 के अंदर सबमिट नहीं होगा, अटैच नहीं होगा, मैंडेटरीली अटैच नहीं होगा ना, INC 32 कोई भी कंपनी जमा नहीं कर सकती सर। कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हो सकती। हाँ, कंपनी को इनकॉर्पोरेट होना है तो CA या CS या CMA या फिर एडवोकेट इन प्रैक्टिस से
डिक्लेरेशन लेना पड़ेगा INC 8 के अंदर, ओके, और उसे अटैच करना पड़ेगा। डिक्लेरेशन में लिखा क्या होगा कि कंपनी इज बीइंग इनकॉर्पोरेटेड बाय कंप्लाइंग रूल्स एंड रेगुलेशंस, वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशंस is which are required to comply by the company for the incorporations have been complied by the company। बहुत ही बढ़िया सर, तालियां। 7 पॉइंट क्या कहता है सर? अभी बात खत्म नहीं हुई है। INC 8 आपने जमा करा है, INC 9 भी आप जमा कीजिए और डिक्लेरेशन दीजिए। आपके फर्स्ट डायरेक्टर और आपके फर्स्ट सब्सक्राइबर जो कंपनी के साथ इनकॉर्पोरेट होने जा रहे हैं वो डिक्लेरेशन देंगे INC 8 के अंदर कि कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है तथा कंपनी ने पिछले 5 सालों में, सॉरी कंपनी ने नहीं, इन डायरेक्टर्स ने या इन सब्सक्राइबर ने, जो कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर होंगे, फर्स्ट सब्सक्राइबर होंगे जिनके साथ कंपनी इनकॉर्पोरेट होने जा रही है, पिछले 5 सालों में कंपनी के प्रमोशन, कंपनी के फॉर्मेशन, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई डिफ़ॉल्ट नहीं किया है सर, और किसी भी तरह के फ्रॉड में वो कन्विक्टेड नहीं रहे हैं। इंग्लिश भाषा में बोलिए सर। अटैच द डिक्लेरेशन इन INC 9, INC 9 में ये डिक्लेरेशन देंगे। कौन देंगे? ऑल द सब्सक्राइबर ऑफ द कंपनी, all the subscriber of the company that they have not been convicted in any offense relating to promotion, relating to formation of any company और एनी फ्रॉड इन लास्ट 5 ईयर। कहने का मतलब पिछले 5 सालों से भी पहले, 6, 7, 8 साल पहले कंपनी के फॉर्मेशन, प्रमोशंस, इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड आप लोगों ने कुछ फ्रॉड किया था, कुछ गड़बड़ी की थी, घोटाला किया था, तो कोई बात नहीं यार, पुरानी हो गई बात। आओ कंपनी को इनकॉर्पोरेट करो, आपकी सख्त ज़रूरत है। आप सभी घपलेबाज लोग आइए, मिलिए। 8 साल हो चुके हैं, 5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। कंपनी का इनकॉर्पोरेशन आप कर सकते हैं, INC 9 आप सबमिट कर सकते हैं। मेरे दोस्तों, ये 7 पॉइंट आपके हो चुके हैं। 4 पॉइंट 4, 5, 6, 7 फॉर्म में कहा था 7 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं तो फिजिकल MOA प्रिपेयर कीजिए, स्कैन कीजिए, अटैच कीजिए INC 32 के साथ। मैंडेटरीली अजाइल फॉर्म INC 35 आपको सबमिट करना पड़ेगा। 3 काम करता है अजाइल: GST का रजिस्ट्रेशन, ESIO का रजिस्ट्रेशन, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का रजिस्ट्रेशन, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन का रजिस्ट्रेशन आप इससे करा सकते हैं। आपको CA एडवोकेट इन प्रैक्टिस के सिग्नेचर के साथ INC 8 के डिक्लेरेशन को अटैच करना पड़ेगा INC 32 के साथ मैंडेटरीली, जिसमें वो कहेंगे कि कंपनी ने इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड सभी रूल्स, रेगुलेशंस और एक्ट का कंप्लायंस किया है। फिर आपको यानी कि फर्स्ट डायरेक्टर्स को, आपके सभी सब्सक्राइबर्स को INC 9 के अंदर डिक्लेरेशन अटैच करना होगा, उससे भी अटैच करना होगा सर। वो डिक्लेरेशन में देंगे कि हमने पिछले 5 सालों में कंपनी के फॉर्मेशन से रिलेटेड, कंपनी के प्रमोशन से रिलेटेड किसी भी तरह से हम कन्विक्टेड नहीं रहे हैं और ना ही हमने कोई फ्रॉड किया है। अब सर 3-4 पॉइंट और बच रहे हैं, फटाफट इसे स्कैन कर लीजिए। मैं पोस्ट कर रहा हूँ, उन्हें लिख रहा हूँ और फिर उसके बाद आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एट्थ पॉइंट से देखते हैं। 7 पॉइंट हमारे कंप्लीट हो चुके थे। फाइलिंग फ़ीस क्या है सर? INC 32 के साथ जो जमा होती है, यदि कंपनी के पास शेयर कैपिटल है, यानी कि कंपनी इज़ हैविंग शेयर कैपिटल, तो कंपनी की नॉमिनल कैपिटल या सब्सक्राइब शेयर कैपिटल पर डिपेंड करेगा। कंपनी की नॉमिनल और सब्सक्राइब शेयर कैपिटल यदि 15 लाख तक है, 15 लाख तक है, तो किसी भी तरह की आपको फ़ीस जमा करने की ज़रूरत नहीं है। यदि नॉमिनल और सब्सक्राइब शेयर कैपिटल 15 लाख से ज़्यादा है ना, तो सर 500 रुपीज़ आपको डिपॉजिट करने होंगे, यानी कि मैक्सिमम 500 रुपीज़ आपको डिपॉजिट करने होंगे, उससे ज़्यादा फ़ीस नहीं है। ओके, यदि कंपनी आप शेयर कैपिटल के रूप में इनकॉर्पोरेट नहीं होना चाहते हैं, यदि कंपनी आप एज ए नॉट हैविंग शेयर कैपिटल यानी कि एक गारंटी कंपनी के रूप में आप इनकॉर्पोरेट होना चाहते हैं, ऑब्वियसली जिस कंपनी की शेयर कैपिटल नहीं होती है उसे गारंटी कंपनी कहते हैं, तो वहाँ पर मेंबर्स पर डिपेंड करता है। यदि आपके मेंबर्स 20 तक है, मैक्सिमम 20 मेंबर्स है, तो कोई फ़ीस नहीं होगी इनकॉर्पोरेशन की, INC 32 के साथ कोई फ़ीस डिपॉजिट नहीं होगी। बट यदि 20 मेंबर्स से ज़्यादा हैं आपके, तो 500 रुपीज़ आपको डिपॉजिट करने होंगे। ओके सर, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। CRC यानी कि सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर, सेंट्रल गवर्नमेंट की एक अथॉरिटी है जो आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन प्रोवाइड करती है। हाँ सर, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपके हाथ आ चुका है। अब वो डिपार्टमेंट कौन सा है, वो अथॉरिटी कौन सी है जो आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन प्रोवाइड करती है? वो है CRC यानी कि सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर। और CRC के अंदर सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर
जो आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन COI प्रोवाइड करती है। उस COI के अंदर क्या लिखा होता है सर? कंपनी का नाम लिखा होता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का नंबर लिखा होता है ना, COI लिखा होता है, कॉर्पोरेट का जो आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको प्रोवाइड किया गया है, ठीक है, उसका फॉर्म होता है INC 11, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन COI, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन INC 11 के अंदर सबमिट होता है। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मेंशन होती है सर, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसी डेट से कंपनी इनकॉर्पोरेटेड मानी जाएगी जो कि CRC के द्वारा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में मेंशन की गई है। इसके साथ आपका 10 नंबर होता है जिसके लिए आपने अप्लाई किया था, याद हो तो आपको INC 32 में। ओके सर। पैन नंबर होता है जिसके लिए भी आपने INC 32 में ही अप्लाई किया था। नेम रिजर्वेशन के लिए आपने अप्लाई किया था, पैन के लिए अप्लाई किया था, 10 के लिए अप्लाई किया था, और कंपनी ने इनकॉर्पोरेशन के लिए तो अप्लाई किया ही था जिसके लिए आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला है, और एक डेट लिखी होती है इनकॉर्पोरेशन की। सर ये CRC जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन प्रोवाइड करती है उसका फॉर्म है INC 11, शगुन का 11 नंबर। ओके सर। 10th पॉइंट क्या कह रहा है? 10th पॉइंट ये कह रहा है, देखिए कि आपको जिस दिन आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया ना, उस दिन से आप इनकॉर्पोरेटेड माने जाओगे, और उस दिन से 30 दिनों के अंदर आपको INC 32 रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को सबमिट करना पड़ेगा। INC 32 आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को सबमिट करना पड़ेगा। अब इस पे ध्यान दीजिएगा, जो आपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में नेम क्लोज के अंदर जो नाम मेंशन किया था, जिस नाम के साथ आप रजिस्टर्ड हुए थे, साथ ही साथ एड्रेस क्लोज के अंदर आपने जो एड्रेस मेंशन किया था कि इस स्टेट में हम रजिस्टर्ड होंगे, यदि उस मेंशन किए गए एड्रेस पर आप इनकॉर्पोरेटेड नहीं होते हैं, आपका रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस कुछ और होता है, कहीं और आप अपना रजिस्टर्ड ऑफिस एस्टेब्लिश करते हैं इनकॉर्पोरेशन के बाद, जो कि मेंशन था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, उससे अलग किसी ऑफिस पर आप एस्टेब्लिश करते हैं रजिस्टर्ड ऑफिस को, तो सर INC 32 आपको सबमिट करना पड़ेगा, अन्यथा आपको INC 32 को सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। अब 3 बातें और ध्यान रखना, जिसे इसके आगे मैं दोहराऊंगा। एक 1% कंपनी होती है, उसको INC 3 फॉर्म भी INC 32 के साथ अटैच करना होता है। INC 32 इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी का फॉर्म है, उसके साथ INC 3 फॉर्म उसको अटैच करना पड़ेगा यदि कंपनी एज ए 1% कंपनी इनकॉर्पोरेट होने जा रही है। सर INC 3 क्या होता है? देखिए 1% कंपनी में एक ही मेंबर कंपनी का होता है, उसे नॉमिनी भी अपॉइंट करना होता है कि यदि मैं न रहूं तो मेरी जगह कंपनी का मेंबर कौन होगा, ठीक है, और एक उस नॉमिनी की कंसेंट उसे ऑब्टेन करनी पड़ती है, वो कंसेंट फॉर्म होता है INC 3, ठीक है। तो यदि कंपनी एज ए 1% कंपनी के रूप में इनकॉर्पोरेट होने जा रही है तो उसे INC 3 फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा, यानी कि नॉमिनी की कंसेंट भी उसे यहाँ पर INC 32 के साथ लगानी होगी, ठीक है सर। अब देखिए सेक्शन 8 कंपनी को INC 32 फॉर्म के साथ जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अटैच किया जाता था INC 33 के अंदर सॉरी, उस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के फॉर्म को INC 33 की बजाय INC 13 में सबमिट करना होगा। सेक्शन 8 कंपनी को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन INC 32 फॉर्म के साथ INC 33 की बजाय INC 33 में नहीं INC 13 में सबमिट करना है, यानी कि उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का फॉर्म INC 13 होगा। ये ऐसा इसलिए क्योंकि INC 33 उन कंपनीज़ के लिए है जो कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, प्रॉफिट पर्पस के लिए इनकॉर्पोरेट हो रही हैं। बट INC 13 फॉर्म सेक्शन 8 कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के लिए स्पेसिफाई किया गया, जो कि स्पेसिफिकली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। ओके सर, इतनी बात हमें समझ में आ गई सर। लास्ट बात कही गई है सेक्टोरल कंपनीज़ के लिए। सेक्टोरल कंपनी के रूप में यदि आप रजिस्टर्ड होने जा रहे हैं, सेक्टोरल कंपनी के रूप में यदि आप इनकॉर्पोरेट होने जा रहे हैं, तो आपको अपने सेक्टोरल रेगुलेटर से NOC लेनी पड़ेगी कि हम कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड होने जा रहे हैं। सेक्टोरल रेगुलेटर जैसे कि बैंक का सेक्टोरल रेगुलेटर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इंश्योरेंस कंपनी का सेक्टोरल रेगुलेटर है
IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो यदि आप सेक्टोरल कंपनी के रूप में इनकॉर्पोरेट होने जा रहे हैं ना, तो सेक्टोरल रेगुलेटरी अथॉरिटी, सेक्टोरल अथॉरिटी से, अपनी सेक्टोरल अथॉरिटी से, सेक्टोरल रेगुलेटरी अथॉरिटी से NOC आप ले लीजिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले लीजिए। यदि वो कह देते हैं कि जाइए कंपनी के रूप में इनकॉर्पोरेट हो जाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो उसे आप INC 32 के साथ अटैच करना। तो ये सारी बातें मैंने कंपनी के इनकॉर्पोरेशंस के रेस्पेक्ट में की है मेरे दोस्तों। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, सपोर्ट बनाए रखना। जय हिंद।